आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कोई क्लिक या स्वाइप से नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे आविष्कार से हुआ जिसने ज्ञान, सत्ता और समाज की पूरी बुनियाद ही हिला दी। तो चलिए प्रिंटिंग रेवोल्यूशन यानी मुद्रण क्रांति की इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर किताब, हर एक शब्द हाथ से लिखा जाता हो, जहां कोई भी जानकारी कुछ गिने चुने लोगों के पास ही हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर छपाई के आविष्कार से पहले यही सच था। उस जमाने में किताबें मतलब पांडुलिपियां, जो बहुत ही कीमती, नाजुक होती थीं और जिन्हें बनाने में महीनों, कभी कभी तो साल लग जाते थे। इन्हें लिखने वाले जो मुंशी होते थे, वो एक एक अक्षर को बड़ी मेहनत से कागज पर उतारते थे। इसी वजह से ज्ञान एक ऐसा खजाना था जो सिर्फ बहुत अमीर लोगों या फिर मठों तक ही सीमित था। पर मजे की बात यह है कि इस क्रांति की कहानी, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, यूरोप में शुरू नहीं होती। इसकी पहली चिंगारी तो बहुत पहले पूर्वी एशिया में जली थी। सही मायनों में वही इस टेक्नोलॉजी का असली जन्म स्थान है। ये टाइमलाइन ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहती है। देखिए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब लकड़ी के तख्तों पर पूरा का पूरा पेज तराश कर फिर उस पर स्याही लगाकर कागज पर छापना, ये तो चीन में 6ठी सदी के आसपास ही शुरू हो गया था। वहां से ये टेक्नोलॉजी जापान गई, जहां दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताब डायमंड सूत्र तैयार हुई। और कोरिया ने तो एक कदम और आगे बढ़कर मूवेबल मेटल टाइप यानी धातु के अलग अलग अक्षर बनाए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा लीप था। और ये कोई मामूली छपाई नहीं थी, आप समझिए। चीन में सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बड़े पैमाने पर किताबें छापी जा रही थी, जिससे एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था। जापान में उकियो जैसे आर्ट प्रिंट्स वहां के शहरी कल्चर की पहचान बन गए थे। और कोरिया में तो बौद्ध ग्रंथों को 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स पर सहेज कर रखा गया था। मतलब यूरोप में प्रिंटिंग आने से बहुत पहले ही एशिया में इसका इस्तेमाल बहुत ही विकसित और अलग अलग तरीकों से हो रहा था। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं यूरोप की तरफ। मार्को पोलो जैसे ट्रैवलर्स के जरिए प्रिंटिंग की खबर यूरोप तक तो पहुंच गई थी, लेकिन वहां किताबों की भूख लगातार बढ़ रही थी। इस भूख को मिटाने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत थी, और यह धमाका हुआ जर्मनी में। हाथ से लिखी किताबों की दुनिया और छपी हुई किताबों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पांडुलिपियां जो बहुत धीरे बनती थीं, बहुत महंगी होती थीं, दूसरी तरफ प्रिंटेड किताबें जो तेजी से छपती थीं, सस्ती थीं और अचानक आम लोगों की पहुंच में आ गईं। और यहीं पर एंट्री होती है जोहान गुटेनबर्ग की। उनका जीनियस इस बात में था कि उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को एक कमाल के तरीके से जोड़ दिया। उन्होंने वाइन बनाने वाली प्रेस को उठाया और एक सुनार होने के नाते हर अक्षर के लिए धातु के सांचे बनाए। ये एक सिंपल पर बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था, और इसका असर होश उड़ा देने वाला था। गुटेनबर्ग के प्रेस के आविष्कार के सिर्फ 100 साल के अंदर यूरोप के बाजारों में लगभग 20 करोड़ किताबें आ चुकी थीं। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अब इतने बड़े धमाके का समाज पर असर तो होना ही था। इसने नए आइडियाज को जन्म दिया, क्रांतियों को हवा दी, और साथ ही जो सत्ता में थे उनके अंदर एक गहरा डर भी पैदा कर दिया। ये सबसे बड़े बदलावों में से एक था। पहले ज्यादातर लोग जानकारी सुनते थे, कोई उन्हें पढ़ के सुनाता था, लेकिन अब लोग खुद पढ़ सकते थे अकेले में, और किसी भी जानकारी का अपना मतलब निकाल सकते थे। इसने इंडिविजुअल सोच को जन्म दिया। धर्म पर तो इसका असर बिल्कुल विस्फोटक था। जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ अपने 95 थीसिस लिखी, तो प्रिंटिंग की वजह से उनके विचार पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गए, और यहीं से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। लूथर के लिए तो प्रिंटिंग प्रेस भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन जैसा होता है, हर कोई इतना खुश नहीं था। इरास्मस जैसे विद्वानों को डर था कि बिना किसी रोक टोक के छपी किताबों का ये जो सैलाब आया है, ये समाज में उथल पुथल मचा देगा। उन्हें अधार्मिक और देशद्रोही विचारों के फैलने का खौफ था। तो प्रिंटिंग प्रेस एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ इसने मिनोकियो जैसे आम लोगों को भी अपनी आवाज उठाने की ताकत दी, तो दूसरी तरफ इसने चर्च और राजशाही को इतना डरा दिया कि उन्होंने सेंसरशिप का सहारा लिया और पाबंदी लगी किताबों की लिस्ट तक बना डाली। और यही डर प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट के विचारकों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। उनका मानना था कि ज्ञान की रोशनी ही निरंकुशता के अंधेरे को मिटा सकती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां शासक की शक्ति पर कोई लगाम ना हो।
अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसका रुख भारत की ओर मोड़ते हैं। देखते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंची तो क्या हुआ। भारत में लिखने पढ़ने की परंपरा बहुत पुरानी थी। ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज पर पांडुलिपियों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा थी। लेकिन 16वीं सदी में जब पुर्तगाली मिशनरियों के साथ प्रिंटिंग प्रेस गोवा पहुंचा तो खेल ही बदल गया। जानकारी अब ज्यादा टिकाऊ हो गई, उसे कहीं भी ले जाना आसान हो गया और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी। भारत में प्रिंट सिर्फ किताबें छापने की मशीन नहीं रहा, ये सामाजिक बदलाव का एक जबरदस्त इंजन बन गया। इसने सती प्रथा और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस छेड़ दी। स्थानीय भाषाओं में अखबार छपने लगे, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जुड़े और एक राष्ट्रीय पहचान बनी। और इसका असर सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। रश सुंदरी देवी जैसी महिलाओं जिन्हें पढ़ने लिखने की मनाही थी, उन्होंने छिप छिप कर पढ़ना सीखा और अपनी कहानियां दुनिया के सामने रखीं। उनकी आत्मकथा अमर जीवन प्रिंटिंग की ही देन थी, जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी। लेकिन जैसा हमने यूरोप में देखा, भारत में भी इस बदलाव को लेकर एक डर था, एक बेचैनी थी। कई लोगों को यह डर सताने लगा कि पढ़ी लिखी औरतें परिवार के पारंपरिक ढांचे को तोड़ देंगी। उस जमाने के कार्टून्स में यह सामाजिक डर साफ झलकता है, जहां परिवार को उलट पुलट होते दिखाया गया है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस पूरी क्रांति की असली विरासत क्या है? देखिए, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। इसने हमारे सोचने के तरीके, हमारी सत्ता से सवाल करने की हिम्मत और एक दूसरे से जुड़ने के ढंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। गुटेनबर्ग के प्रेस ने दुनिया को उसकी पहली सूचना क्रांति दी। आज हम अपनी डिजिटल क्रांति के दौर में जी रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम इसके साथ क्या करेंगे।